बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है। इस मुल्क में कभी भी कुछ हो सकता है, किसी को पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात सबके तज्ज़िये जो हैं और तबसरे जो हैं वो एक तरफ रह जाते हैं, लेकिन जब कोई तब्दीली आनी होती है, वो वाली तब्दीली नहीं PTI वाली, बल्कि वैसे जब कुछ होना होता है, जब कुछ चीज़ें तय कर ली जाती हैं तो कुछ भी हो जाता है। अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो इस हफ्ते का डिसीजन आया, उसकी भी अपनी अपनी तशरीह चल रही है, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि जी ये 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 के हिसाब से ये फैसला था। ज्यादा जजेस जो हैं वो PDM कहती है कि उन्होंने हमारे फेवर में राय दी है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली उसकी अपनी ही इंटरप्रिटेशन आती है। ये जो मैंने बात की कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हालांकि सदर साहब ने तारीख दे दी पंजाब की कि जी वहां पर 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, और यही था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर कि KPK में गवर्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से, और पंजाब की तारीख सदर साहब देंगे इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से। तो 30 अप्रैल की तारीख आ जाने के बाद भी न जाने बहुत सारे लोगों की राय ये है कि देखें जी अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, अभी उसमें भी कहीं ना कहीं कोई खदशात हैं। आज एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो खदशात आखिर क्या हैं जो इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत में मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मईशत है वो इस हुकूमत से संभलने का नाम नहीं ले रही है। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दोनों अतराफ से, उसमें एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई अगर PDM हुकूमत जिस तरीके से बता रही है कि मईशत कितनी बुरी हालत है, चाहे वो उसका मलबा PTI पे डालते हो या जो PTI आपको बताती है कि इस हुकूमत ने सत्यानाश कर दिया है मईशत का और उसकी जिम्मेदार वो PDM को ठहराते हैं, क्या किसी भी सियासी जमात के पास इलेक्शन के बाद, हुकूमत बनाने के बाद पाकिस्तान को इतनी मौशी बुरहान से निकालने का हल मौजूद है? इन तमाम चीज़ों पर आज तबसरा जो है वो अपने मेहमानों का जानेंगे, और बड़े डिस्टिंग्विश्ड सहाफ़ी एनालिस्ट आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अथर काजमी साहब मौजूद हैं और साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। साबिर शाकिर साहब ये बताइएगा कि सदर साहब ने तारीख भी दे दी कि 30 अप्रैल को पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे, ऑब्वियसली KPK का भी इसी तरीके से आ जाएगा। आपको कोई शकूक हैं कि वाकई कहीं ना कहीं अभी भी कोई रुकावटें आ सकती हैं? हो सकता है कुछ और जैसे PDM चाह रही है कि डिले हो जाए, या कुछ ऐसा मजीद उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि जिसको घुमाएंगे और इलेक्शन रुक जाएंगे? अच्छा, ये सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर एक ज़ाहिर पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आए गवर्नमेंट, और खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज की बात करूंगा। जी। सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आई और उसको कभी 2-3 का और कभी 3-4 का और कभी 4-5 का ये फैसला डिवाइड करने की कोशिश की। लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी और पेशावर हाई कोर्ट ने, दोनों ने अपनी अपनी पिटीशंस डिस्पोज ऑफ कर दी जो भी उनके पास आई थी इलेक्शन से मुतालिक, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लिहाजा आप उस पर अमल करें, और अगर उसके बाद कुछ शिकायत होती है तो फिर तशरीफ लेके आएं। इसका मतलब है दोनों हाई कोर्ट्स ने भी ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है क्या आखिर। कल की जो मीटिंग है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की, वो काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उस मीटिंग के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ जा रहा था वो फौरन एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद आज सदर ममलिकत को तारीख लिख के दे दी गई और उन्होंने 30 अप्रैल की दे दी। अब जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद, आज भी हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ है, अब सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को आगे लेके जाना है, और वो है कि आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए, सिंध असम्बली तहलील कर दी जाए, बलूचिस्तान तहलील कर दी जाए, और फिर आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। इसके अलावा मुझे कोई और तरीका और कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या आईने पाकिस्तान को सबोटाज कर सकते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि अभी PDM की हुकूमत के पास उनकी पटारी में ऐसा कुछ बाकी नहीं रह गया कि जिसकी बुनियाद पे ये 2 सूबों के इलेक्शंस जो हैं इसको डिले कर सकें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मोहसिन बेग साहब, बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि अगर वहां की इन्वॉल्वमेंट होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये ना आता,
अगर पीडीएम की कोई फेवर की जा रही होती या जिस तरीके से कोई उन पे खान साहब या पीटीआई इल्जाम लगाती है। आप ये बताइए कि ये जो अब इलेक्शंस की तारीख पंजाब की मैं बात करी हूँ 30 अप्रैल हमारे सामने आई है, आपको भी यही लग रहा है कि अब इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? ये जो मंतकें और कानूनी जवाब पैदा करने की पीएमएलएन की तरफ से साबिर शाकिर साहब ने सही कहा कि पूरी पीडीएम का ये नुक्ता नजर नहीं है, पीएमएलएन का है कि जी 4-3 का डिसीजन था कि इससे अब बात नहीं बनेगी और अब इलेक्शन में जाना ही जाना होगा। बहुत शुक्रिया सादिया। बेसिकली इलेक्शन मैंडेटरी है 90 डेज के अंदर और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन दूसरी साइड का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी बड़ा वैलिड है कि अभी फैसले हाई कोर्ट्स में पेंडिंग थे और सुप्रीम कोर्ट ने जंप लगा के एक सो मोटो केस खुद से ही क्रिएट किया। हालांकि वो जो डोगर साहब की पिटीशन थी वो रीइंस्टेटमेंट की थी और उसमें से उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी बुला लिया और सो मोटो भी निकाल लिया और उसके ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने लिखा कि ये सोमोटो नहीं बनता था और फिर जो कमेंट्स चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट्स में दिए मिनट्स में वो नहीं थे। ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं। इस वक्त जो हालात हैं, खासकर जो गवर्नमेंट इस वक्त इन पावर है, वो डेफिनेटली ये चाहती है कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक साथ हो और ये वायबल नहीं है कि आप 2 असम्बलियां बना लें और फिर उसके बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाएं और बाकी सूबों की असम्बलियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं। तो ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है, इसका हल किसी के पास है नहीं। और ये जो ओवरऑल सिस्टम है जिसके तहत ये मुल्क गवर्न होता है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है और हर शख्स हर अदारा अपनी मनमानी पे तुला हुआ है। कोई ये नहीं समझ रहा कि इसका मुल्क को कितना नुकसान हुआ। इस सारी जो खींचातानी पिछले एक अरसे से चली आ रही है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपस में जिस किस्म की गुफ्तगू और जो बयानात दे रहे हैं, नेचुरली मुल्क की मईशत इस नहज पे पहुंच चुकी है कि कभी भी आप डिफॉल्ट कर सकते हैं और आपके पास पैसे नहीं है और जो रिजर्व है वो तो समझ ले 1 महीने के भी नहीं है। तो ऐसे हालात में जब आप इलेक्शन भी करवा लेंगे और आपका जो इंट्रो में आपने कहा कि इलेक्शन के बाद भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई सोल्यूशन है कि इस मईशत को और इस पाकिस्तान को इस सारे गर्दाब से कैसे निकाला जाए, मेरी नजर में तो नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि तरीके इंसाफ अगर कहती है कि जी इन्होंने बर्बाद किया और वो ये कहते हैं कि तरीके इंसाफ ने बर्बाद किया, तो मकसद ये है कि सारों ने मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद किया और इसमें ना आवाम का कोई कसूर है ना ये किसी ब्लेम गेम चल रहा है। इस पे मईशत पे मैं आती हूँ, मैं अगले राउंड पे मईशत पे ही आऊंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हल किसी के पास इस वक्त नजर नहीं आता है। वो डार साहब भी फरमा रहे थे कि बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को मानने को तैयार है ही नहीं। और वाकई ऐसा लगता है कि बगैर प्लानिंग से, बगैर होमवर्क के ही मुआशी जो हमारे हालात हैं उनको चलाया जा रहा है। अतर काज़मी साहब, पहले तो ये ज़रा सियासत पे ही आ जाइए। पंजाब सबसे बड़े सूबे की इलेक्शन की तारीख आने के बाद आपको लगता है कि जो बार बार कहा जाता था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये कम होगी या ये ख़त्म होगी तो मईशत किसी तरफ जाएगी, ये इलेक्शन की तारीख के बाद आपको लग रहा है कि कोई सियासी बहरान में कमी आएगी, जो अनसर्टेनिटी एटलीस्ट वो ख़त्म होगी? देखिए, इलेक्शन से कम ये तो होगा ना कि नुमाइंदा हुकूमत आ जाएगी 2 सूबों के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से के ऊपर नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और मोजेस जो पीडीएम की क़यादत थी वो भी ये कहते रहे कि आप असेंबलियां तोड़ें और आपको भी कोई भाम नहीं है कि इलेक्शंस डिले अब नहीं हो सकते? देखिए, इलेक्शंस डिले होने तो नहीं चाहिए। अगर आइन के अंदर भी वाज़े लिखा है, उसके बाद आप सबसे बड़ी आईनी अदालत का फैसला भी आ गया है, अगर इसके बाद भी लोगों को ये शक है तो उसकी क्या वजह है? उसकी यकीनन कोई ना कोई वजह तो होगी ना। देखें, जिस तरह वो घिसी पिटी डरबा चरबा फिल्में होती हैं, उनका स्क्रिप्ट आपको पहले पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। उसी किस्म का सियासी स्क्रिप्ट आजकल चलाने की कोशिश की जा रही है कि आज फिर एक मुबैना ऑडियो सामने आ गई जिसमें मोअज़्ज़िज़ अदलिया को टारगेट करने की कोशिश की गई है। उसकी मीम्स भी पहले से तैयार थी, उसकी चीजें भी पहले से तैयार थी, बहुत सी जो है क़यादत उसको ट्वीट्स वगैरह भी करती रही। तो उसको देख के तो ये लगता है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि चीजों को फवाद ने इनकार किया, लेकिन मुझे समझ नहीं है ये कौन से ट्रक की बात हो रही है दोनों भाइयों के बीच में मुबैना ऑडियो में।
जी ये सादिया वो ट्रक है जिसकी बत्ती के पीछे पीडीएम वालों ने लगाया हुआ पूरी कौम को, और ये कह के कि ये जमहूरियत है, ठीक है, कि और जिसमें जिसको इन्होंने कहा था कि उसके जरिए हम जो है मुल्क की मईशत दुरुस्त करेंगे, ये वो वाला ट्रक है। तो मसला ये है कि इस ट्रक को रोकने की जरूरत है और जो है कौम को नजर आए कि कौन सा वाज़ेह रास्ता है, हमने किस तरफ जाना है। देखिए भी नहीं जी साबिर भाई क्या कहा सर आपने? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा उस ट्रक की ब्रेकें भी नहीं है और बत्तियां भी नहीं है। बिल्कुल कुछ इसी किस्म की तो बत्ती के पीछे नहीं लग सकते, आप कह रहे हैं बत्ती भी नहीं है। इसी किस्म की सूरत हाल है। तो देखिए इलेक्शंस आपके तमाम मसाइल का हल नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इलेक्शंस होंगे तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन इलेक्शंस एक बुनियादी चीज है। आपने वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आप ये कहते हैं पोलराइजेशन भी है, ये मईशत भी ठीक नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो कम से कम उससे कम होगा ना। तो मेरे ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए और अब तो वाज़ेह फैसला आ गया है, लेकिन ये बिल्कुल मैं आपके इस खदशे से बिल्कुल एग्री करता हूं कि कोशिश की जाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसमें रखना डालें। ठीक है कि ना ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो शक व शुबा जो है ना वो हमारी सियासत में इस किस्म की चीज़ों में हमेशा रहता है। अच्छा, आपने ये जो भी बात की कि सियासी इंतशार में कमी आएगी, साबिर शाकिर साहब इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरी तरफ ऑब्वियसली एक आर्ग्यूमेंट जो है सूबों में और वफाक में अलग अलग इंतखाबात पे ये दिया जाता है कि जी इंडिया में भी तो होते हैं, हमें क्योंकि आदत नहीं है तो हम इस पे बात करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, और हमारी जो इलेक्शन है या हमारी जो सियासत है, जो इंतखाबी सियासत है, वो बड़ी फ़र्क है इंडिया से। सो आपको इसमें क्या लगता है कि सियासी इंतशार कम होगा या बढ़ेगा? कि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक सूबे में अलग हो रहे हों इंतखाब, फिर दूसरे सूबे के अलग हो रहे हों, वफाक के अलग हो रहे हों। सो बहुत लोगों को लगता है कि ये तो मज़ीद चीज़ें बिगड़ जाएंगी, मामलात बिगड़ जाएंगे। एक जगह पे मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है, वो दूसरी जगह पे इन्फ्लुएंस करेगी पूरे निगरान सेटअप को, या जिस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। देखिए इस वक्त भी सादिया, इस वक्त भी अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें हैं, और मरकज में किसकी हुकूमत है? मरकज में पीडीएम की हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यानी कि ऊपर तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है ना सूबों में, दोनों सूबों में केयर टेकर सेटअप पीडीएम की मर्जी का आया है। ऊपर पूरी 14 जमाती इत्तेहाद का हुकूमत है उनकी। तो ये तो इस वक्त भी ये तो पीटीआई को कहना चाहिए बल्कि कि जनाब आप भी छुट्टी करें, हमें आपकी मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं चाहिए। लेकिन वो पीटीआई उस तरफ नहीं जा रही, बल्कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो चीज़ देखी वो भी यही देखी कि 90 दिन का जो है, जो काजमी साहब ने भी कहा, मोहसिन बेग साहब ने भी, सुप्रीम कोर्ट क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट इसलिए आई कि पहले से नियत की हुई है हमने कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, और ना कोर्ट्स को जवाब दिया जा रहा था, ना किसी और फोरम को, और ना ही किसी और जगह पे, और ये तासुर दिया जा रहा था कि जनाब इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेपर फाइल तैयार कर रहा था और खतूत लिखे जा रहे थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए इंटरवीन किया, और जो इख्तलाफी नोट आया वो इख्तलाफी नोट भी इन फैक्ट अगर आप उसको गौर से पढ़ें, क्योंकि ये जो नून लीग का मसला ये है कि वो गौर से पढ़ते नहीं हैं, मिठाइयाँ कबल वक्त तस्लीम कर देते हैं। अगर वो नोट गौर से पढ़ा जाए तो वो कहते हैं कि 184(3) को हम कबल वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे दोनों ऑनरेबल जज कि सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाने, और पार्लिमानी जमहूरियत जो है, पार्लिमानी ठीक है, वो ऑब्वियसली कि अभी उनको एतराज है कि अभी इसको नोटिस अब इसका लेना बनता नहीं है, मामलात ऑलरेडी हाई कोर्ट्स के अंदर हैं। सो फिर ये क्यों हो रहा है? सादिया, अभी नहीं होना चाहिए। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें। देखें, जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने तहरीके अदम एतमाद को बिल्डोज किया, और बिल्डोज करने के बाद उन्होंने एक आर्टिकल 5 का सहारा लिया और उन्होंने कहा जी खत्म, और उसके बाद चले गए इलेक्शन की तरफ, असेंबली तोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात 12 बजे आई और उन्होंने कहा, वो सारे का सारा सेट असाइड किया, उस प्रोसेस को रोका, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये 14 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत बनी, और फिर पंजाब में भी हुकूमत बनी। अब वही काम जो है, वही काम इस वक्त 14 जमाती इत्तेहाद और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करना चाह रहा था, और मुस्लिम लीग नवाज करना चाह रही थी।
और 90 दिन की मुद्दत जो है वो खत्म होती जा रही थी। अच्छा, आप ये देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाए कि गवर्नर साहब के पास 89 डेज हैं तारीख देने के लिए, अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उसके बाद फिर क्या नतीजा निकलना था? तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि कोई इंतशार नहीं आएगा। अच्छा, आपने ये नुक्ता उठाया, आपने कहा कि ये अगर सूबों में होता है तो फिर ये एतराज़ तो ऑब्वियसली पीटीआई को होना चाहिए क्योंकि वफाक में ये लोग बैठे हुए हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुझे मोहसिन बेग साहब भी बताइएगा कि आपका भी यही मानना है? और फिर एक और चीज़ जो बार बार की जाती है कि ऑब्वियसली अगर 2 सूबों में पहले हो रहा है तो उनकी मुद्दत 5 साल की पहले पूरी होगी, बाकी सूबों में और वफाक में बाद में हो रही होगी। एंड चलिए ये भी छोड़ देते हैं कि किस जमात की हुकूमत होगी, जो भी जमात होगी उसका किसी और जगह पे स्पेशली वफाक में जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसके साथ क्या वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस पे भी बड़े सवालात हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये भी कि इसके बाद तो फिर पाकिस्तान में बजाय शायद इसके कि कोई कबल वक्त असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो इकट्ठे हो जाएं, वरना पाकिस्तान पूरे में इलेक्शंस इकट्ठे नहीं होंगे। तो क्या इसका वाहिद सोल्यूशन यही है कि पीडीएम फिर वफाक भी और बाकी सूबे भी असम्बलियाँ तहलील हो जाएं और इकट्ठे इलेक्शन की तरफ बढ़ें? सादिया, बेसिकली खान साहब जब से गवर्नमेंट से निकले हैं और जिस तरीके से निकले हैं वो हिस्टेरिया का शिकार है। वो चाहते हैं मुझे कोई भी तरीका हो मैं वापस पीएम बन जाऊं। उन्होंने हर हरबा इन पिछले महीनों में किया कि किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट तो डिस्टेबलाइज चले होगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, लेकिन उससे मुल्क भी डिस्टेबलाइज हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उन्होंने नहीं आने दी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप इलेक्शन तो होने, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो किसी के फेवर में आएंगे और किसी के अगेंस्ट आएंगे। आया ये जो दोनों फरीक हैं ये इलेक्शन के रिजल्ट को मान लेंगे या फिर सड़कों पे होंगे? और फिर अगर फर्ज कर लें जो भी गवर्नमेंट इन सूबों में बनेगी, किसी भी जमात की बनेगी, जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, आया वहां पे वो मैनिपुलेशन नहीं होगी? वो पकड़ दकड़ और वो मैनिपुलेशन जिस तरीके से आपको पता है करते हैं। तो मकसद ये था कि ये इलेक्शन असूली तौर पर एक साथ होने चाहिए। वो तो खान साहब ने, आप जो रिजल्ट्स के तस्लीम करने की बात करें, वो तो खान साहब ने आज भी कह दिया कि पीडीएम जो है वो अपने अंपायर्स के साथ मुझे हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, वो तो प्रीएम्प्ट करते हैं, मुझे मार दिया जाएगा, मुझ पे ये हो जाएगा, मुझ पे वो हो जाएगा। वो सारी जो उसके गिल्ट है वो पहले बता देता है, ताकि अब ये मैं ऑडियो की बात सुन रहा था, ये बेशर्मी है। आप इसको चैलेंज करें कि हमारी ऑडियो नहीं है। खान की जो भी ऑडियोज आई हैं क्या चैलेंज किए इन्होंने कि हमारी नहीं है, फोरेंसिक कराओ? बेशर्मी है। कहते ये कहां से निकल आई है। हालांकि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने भी कहा, उल्टा इल्जाम लगा दिया, भाई आप अगर गुफ्तगू कर रहे थे तो एडमिट करो ना, थोड़ा सा हौसला पैदा करो। हमारे यहाँ डॉक्टर साहिबा ने माना, बस उनको एतराज है कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है, कानूनी नहीं है कि आप इस तरह रिकॉर्ड करें। अच्छा, ये वैसे क्या फवाद चौधरी और फैसल चौधरी दोनों भाइयों की बातचीत आपको क्या समझ में आ रहा है जो 2 जजेस के राब्ते की बात कर रहे हैं, हालांकि तरदीद कर चुके हैं बेग साहब? देखिए, तरदीद करना बड़ा आसान है। ये दोनों मेरे दोस्त बैठे हुए हैं आपके शो में। यहां तो पॉलिटिशियन सही बात को भी कहता है जी, अल्फाज को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, और ब्लंटली मुंह के ऊपर झूठ बोलता है कि मैं तो ये बात ही नहीं की और इसका मफहूम ये नहीं था। ये तो हम रोज फेस करते हैं। मकसद ये नहीं है, आप लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपको बहुत से लोग वोट डालते हैं, लाखों की तादाद में डालते हैं। आप कम से कम सच तो बोलें, इतनी करेज पैदा कर लें। और ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं। ये वतीरा बन गया हुआ है और हंस के जो है ना वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, गलत है। मकसद ये है कि आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि लोग आप पे उंगलियां ना उठाएं। अब ये जो सारा इलेक्शन का प्रोसेस है ये इतना डैमेजिंग है इस वक्त कि कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि कौन सी गवर्नमेंट कराएगी और इसके बाद कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। और जहां तक बजट का सवाल है, आने वाले दिनों में आपकी जो डील हो रही है आईएमएफ से, अगर वो फर्ज करें सपोर्टाज होती है केयर टेकर गवर्नमेंटों से, आईएमएफ और ये सारे इदारे डील नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देख लिया हुआ है एज ए कंट्री आपका ट्रस्ट खत्म हो गया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के जितने भी इदारे हैं वो एज ए कंट्री आपका ट्रस्ट नहीं करे, बिकॉज इन पॉलिटिशियनों ने जो वायलेशंस की, झूठ बोले, आदतन हमसे तो
आवाम से तो झूठ बोलते ही है, लेकिन वहां भी बोलते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि चीजें बिखर रही हैं, चीजें सिमट नहीं रही, हमको अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे, हम खराबी की तरफ जा रहे हैं, बिखर रहे हैं। ओके साबिर साहब, मुझे पता है आप बेग साहब से फिर और कोई सवाल करना चाह रहे हैं, थोड़ा आपकी शरारत में वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद वापस फिर डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमेशा डिबेट्स में जैसे कहते हैं ना, हाउस इज डिवाइडेड, तो अभी भी यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ये जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जैसे इलेक्शंस की तारीखें अनाउंस हो रही हैं, 2 सूबों में अलग हो रहा होगा, विफाक में बाकी जगहों पे अलग हो रहा होगा, सो इससे इंतशार बढ़ेगा या कम होगा? मोहसिन बेग साहब को लगता है कि चीज़ें बिखर रही हैं, मजीद इंतशार होगा, जबकि साबिर शाकिर साहब और अतर काज़मी साहब कहते हैं कि ऑब्वियसली किसी हद तक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जी साबिर साहब, अब सवाल कर लीजिए बेग साहब से जो आप पूछना चाह रहे थे। जी बिल्कुल। मोहसिन भाई एक और भी थोड़ा रहनुमाई फरमाएं कि जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जनरल फैज चला रहे थे और जनरल फैज साहब सर्विसेज दे रहे थे, तो जनरल फैज साहब जब डीजीसी थे तब भी वो बाजवा साहब के अंडर थे, जब डीजीआई थे तब भी वो बाजवा साहब के अंडर थे। तो हम फिर दोनों को बराबर फिक्स करने क्यों नहीं करते? अगर तो ये बात सही है कि ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, सब कुछ है, बाजवा साहब की बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं कि वो सब कुछ वो कर रहे थे और मैनूवरिंग भी कर रहे थे, इंजीनियरिंग भी कर रहे थे, उनके बहुत सारे इरशादात मंजरे हम पे आ चुके हैं। तो जब सारी हो गई है तो फिर हम दोनों को क्यों नहीं फिक्स समझ आ गई? यानी जनरल फैज चला रहे थे कि बजाय मोहसिन बेग साहब ये कह दें कि जनरल बाजवा चला रहे थे? अच्छा जी, जरा एक सेकंड जवाब मैं दे देता हूं। बेसिकली मुझे फैज साहब की और बाजवा साहब की अंडरस्टैंडिंग आज तक समझ नहीं आई। बाजवा साहब मेरे ख्याल में एज ए आर्मी चीफ उस तरीके से मॉनिटरिंग डे टू डे नहीं कर रहे थे जिस तरीके से फैज साहब कर रहे थे, और फैज साहब उनके कहने में नहीं थे। अब उनके बिटवीन क्या चीज ऐसी थी कि चीफ के कहने पे वो नहीं थे, क्योंकि वो बहुत अरसे से उनके साथ थे, और क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतना कसूर बाजवा साहब का नहीं है जितना डे टू डे इन्वॉल्वमेंट फैज साहब की थी, और इसी वजह से इमरान खान ने एक दफा फैज का नाम नहीं लिया, वो सिर्फ बाजवा साहब पे डालता है। अतर काज़मी साहब, आपको याद होगा ये पिछले दिनों इसी किस्म के बयान मरियम नवाज साहब, बल्कि हर जलसे में वो तकरीर में कहती हैं कि अभी भी इसको बचाया जा रहा है, अभी भी ये लाडला है, और जनरल बाजवा की बाकियात का वो जिक्र करती हैं, वो कहती हैं कि वो अभी भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मरियम बीबी का ये जो बयानिया है ना, वो कहती है मेरे वाले साहब को साजिश के तहत हटाया गया। तो जनरल फैज तो 2019 में DGISI बने, उस वक्त तो जनरल नवीद मुख्तार थे ISI के सरबराह। इसी तरह मुजाहिर नकवी साहब तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं थे। तो ये बयानिया थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। अब ये मरियम बीबी ये क्यों कहती हैं? मेरे ख्याल में शायद उनको थोड़ा सी अभी तक समझ नहीं है, ऑल्दो कि उनके वालिद ये तजर्बा कर चुके हैं। फौज एक डिसिप्लिन इदारा है। अगर कोई ये समझता है कि कोई बीच में बैठा हुआ शख्स अपनी मर्जी से काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी पॉलिसी होती है वो इदारे की पॉलिसी होती है, और इदारा की जो पॉलिसी थी, जो उस वक्त के आर्मी चीफ की पॉलिसी थी। यानी आप ये बात नहीं मानते, ये थ्योरी नहीं मानते कि जनरल फैज जो है बहुत सारी चीजें जनरल बाजवा की मर्जी के खिलाफ कर रहे थे, और दूसरा एक दिन नहीं कर सकते, अभी सिस्टम से बाहर होकर या बाहर बैठ के वो इमरान खान साहब की मदद कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छा बाहर बैठ के अगर उनकी कोई ख्वाहिश हो वो खान साहब की मदद कर रहे हो, वो तो देखिए अपनी है, दोस्त उनकी कोई इस किस्म का ताल्लुक हो, वो एक और चीज है। लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में कहीं पे बैठ के ये मैंने मानने के लिए तैयार नहीं हो कि आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर जो है वो DGISI कुछ कर देता है। मैंने आपको माजी की मिसाल भी दी कि मियां साहब के जहन में भी यही खाका था, और फिर बाद में उसकी उन्होंने कीमत भी अदा की। तो ये डिसिप्लिन अदारा। और दूसरा ये जो बयानिया है ये बड़ा खतरनाक है मरियम बीबी का। ये बयानिया, ये वो बयानिया जो भारत लेता है, जो हमारे दुश्मन लेते हैं, जो ये कहते हैं कि ये एक रोग ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेट विद इन ए स्टेट है। ये तो वो नैरेटिव है, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी हमारी स्टेट है उसकी पॉलिसी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी यूनिफाइड होती है और वो चेन ऑफ कमांड के तहत चलती है। अच्छा, चले ये ठीक है। ये जो अभी बात हो रही थी ना कि वो जनरल फैज का नाम नहीं लेते, कभी भी मोहसिन बेग साहब ने भी जैसे बात की, जनरल बाजवा के कहते हैं। अभी तो साबिर साहब आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा का तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उन्होंने ये मुतालबा किया है। और बाकी जो चीज़ें उनके हवाले से चल रही थी कि जी सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हमारे, वो MBS ने घड़ी दी थी, वो बेच दी, तो वो कह रहे थे कि मैं तो MBS के साथ अभी भी राब्ते में हूँ।
और रूस पे जो उन्होंने तकरीर की थी, जो पैगाम दिया था, जो मौक़िफ़ अपनाया था जनरल बाजवा ने, उस इशू पे लेके उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। बिल्कुल, देखिए सारिया, बात यह है कि इसको जो मोहसिन भाई ने बात की, इसको जरा थोड़ा सा दूसरी तरतीब से पढ़ते हैं। वो ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं बाजवा, और जब बाजवा साहब की बात होती है तो इसका मतलब है कि जनरल फैज उनके नीचे थे। मरियम साहिबा बाजवा साहब की बात नहीं करती, वो कहती हैं बाजवा साहब तो बड़े जबरदस्त थे। एक तरफ वो कहती हैं बाजवा की बाकियात, दूसरी तरफ वो जनरल फैज को टारगेट करती हैं। तो जनरल फैज और बाजवा साहब यकजान दो कालिब थे, इसमें कोई 1% भी किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। फिर आखिर वो क्या वजह थी कि जब कोर कमांडर पेशावर लगाया जनरल फैज साहब को, तो सबसे पहला जो विजिट हुआ वहां पे बतौर कोर कमांडर पेशावर, उनके पास विजिट जो हुआ, बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को लेके गए, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को लेके गए, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को लेके गए। तो फिर वहां पे वो मकसद, वो किस मकसद के लिए वो विजिट था, तो इसलिए ये चीज कहना। फिर बाजवा साहब तो बुला के ये कहते हैं कि जनरल फैज साहब जो है अभी भी वो कर रहे होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन वो कर रहे हैं। तो कभी ये फिर साबिर साहब आप ही बताइए, फिर आपने कहा यकजान दो कालिब थे, तो फिर क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि चीजें बिगड़ी? मैं एक मिनट, उसके बाद बाजवा साहब तो बुला के जर्नलिस्टों को बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें वो ब्रीफ कर रहे हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कह दिया कि वो मुल्क के लिए खतरनाक थे। तो अब ऐसा क्या हुआ, आप ये कहती हैं लड़ाई हुई है जी एक्सटेंशन पे, क्योंकि एक दूसरे के साथ खेल भी रहे थे ना। तो बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे, हर सूरत में एक्सटेंशन चाहते थे। और क्या वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, मलिक अहमद खान लंदन में आके बैठे रहे और नवाज शरीफ साहब को राजी करते रहे, वो नहीं माने। फिर सऊदी एम्बेसी को किसने बताया, फिर यूएई एम्बेसी को किसने बताया, फिर क्यों तनाजा खड़ा करने की कोशिश की गई। तो बाजवा साहब ने ये सारा जितना भी क्राइसिस हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, सिक्योरिटी का क्राइसिस और सारे के सारे जितने इकोनॉमिक क्राइसिस, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब पे। ये इलेक्शन होने ही होने थे, ये इलेक्शन ईयर चल रहा था, आखिरी साल था, तहरीके अदम इत्माद ला के उनको ट्रैप किया गया है और इस दलदल में उनको फेंका गया है। अब ये जो कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल हमारा चला गया, वो पॉलिटिकल कैपिटल तो ना ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते, अच्छा, ना वहां जाकर मामला तय करते, ठीक है, ना वहां पे जाकर चले एक चीज चले, मैं एक हद तक जो आपने बात की कि अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स जो अवाम के पास वोट मांगने जाते हैं, जो मुंतखब होने के लिए जाते हैं, जो पार्लियामान जैसे इदारे में आते हैं, कानून साज हैं जो हमारे, उनको ये इख्तियार ही नहीं है, उनको हक ही नहीं होना चाहिए कि वो फिर हमारे जो है वो रहनुमा बने, जिनको हम रहनुमा कहते हैं अपने सियासी। मोहसिन बेग साहब, ये मूविंग ऑन, चलें, अब वो सेटअप नहीं है, वो लोग चले गए। अब एक तरफ मरियम साहिबा बाकियात कह के अभी भी बात करती रहती हैं, अब तो एक और सेटअप है ना, अब तो सिपह सालार भी और है, सब कुछ है। अभी कहां पे डिवीजन है, अभी क्यों चीजें ऐसी लगती हैं, इदारे ऐसे लगते हैं आपको कि देखें, और बदकिस्मती है अगर ऐसी बात है तो, कि जी अभी भी डिवीजन है, डिवाइड है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट को लेके देख लें, अदलिया को लेके देख लें, आपके अपने लॉयर्स जो हैं वो टॉक शोज में बैठ के कहते हैं, ये जो अभी वाले फैसले पे हुआ कि जी ये तो डिवाइड है और ये बड़ा खतरनाक तरफ हम मुल्क को लेके जा रहे हैं, इदारों में डिवाइड होना। देखिए सादिया, साबिर ने बात की, बेसिकली कुछ चीज़ें में टाइम लग जाएगा, आपका शो लंबा है, लेकिन कोई समरी पहले ऐसी नहीं थी जिसमें हाफिज मुनीर साहब का नाम नहीं गया, एक ही समरी गई जिसमें उनका नाम था। दूसरी चीज़ ये है कि बाजवा साहब ने शुरू में एक्सटेंशन की ख्वाहिश जाहिर की, वो बहुत अर्ली स्टेज पे नॉकडाउन हो गई और उसके बाद वो चाह रहे थे कि मेरी मर्जी का चीफ बने। अब जहां तक आप मेरे टॉक शो बेशक निकाल लीजिएगा, मैं नवंबर जब फैज साहब को ट्रांसफर किया गया और इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि वो उनकी पोस्टिंग आउट हो और आईएसआई से जाएं, उसकी बेसिक वजह ये थी कि वो टाइम खींचना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि वो उनके साथ रहें उनको। और मैं अमूमन कहता था कि जिस दिन फैज साहब डीजी आईएसआई नहीं रहेंगे तो खान साहब भी पावर में नहीं रहेंगे। उसकी बेसिक वजह काफी लंबी है, लेकिन मैं कट शॉर्ट कर देता हूं। अब जहां तक बात है ना जी कि अदारे, मैं ये समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान इतना पोलराइज हो चुका हुआ है कि इसको इकट्ठा करना
इसको डगर पे लाना। ये बात दुरुस्त और इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो, और उसके पीछे उसके बाहर से तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके एज ए एजेंट भी काम कर रहे हैं। और वो एक फील्ड नहीं है, सियासत नहीं है, बहुत सारी और चीजें हैं। आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री देख लीजिए, माइनिंग इंडस्ट्री देख लीजिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए। आप किसको दोष देंगे? अदलिया को देंगे, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिशियनों को, स्टैब्लिशमेंट को? मतलब इस वक्त इस मुल्क का, ये मुल्क लवारस खड़ा हुआ है, इसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। कोई आपको नजर आता है वाली वारिस तो बता दीजिए, कौन इसको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा? श्रीलंका की मिसाल देते हैं, वहां तो 1.25 करोड़ लोग हैं, यहां तो 25 करोड़ लोग हैं, और वहां तो लोगों के पास आज भी वो छुरी चाकू है। यहां तो हर बंदे के पास असला इतना कि आप सड़क पे चेक करें तो 50 कलेशिनकोफें गाड़ियों से निकल आती है। तो जिस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हैं, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि ये ऐसे डिजास्टर में आप ले जाएंगे इस कंट्री को, इसका वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, डे टू डे अफेयर चल रहे हैं। वो उसको नीचा दिखाता है, वो उसको नीचा दिखाता है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है। आया इस मुल्क का, इस अवाम का किसी ने सोचना है? मेरे ख्याल में इस वक्त कोई वारी वारिस नहीं है, लवारिस कंट्री है। अच्छा, हल अल्लाह खैर कर दे। हल क्या है? आई डोंट नो, मुझे तो आने वाले दिन अच्छे नहीं लगते। इलेक्शन 10 बार कराइए, जरूर कराइए। हुकूमत में आता है तो उनके सामने उनके अपने मफादात की चीजें होती हैं। हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को देखा है जो पार्लियामान की जिस तरीके से बेतौकीरी खुद करते हैं, और बाद में फिर जब हुकूमतों से चले जाते हैं तो फिर रोते हैं कि जी देखें, इदारे हमारी इज्जत नहीं करते। आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते तो इदारे क्या आपकी इज्जत करेंगे? बट अपने मफाद को सामने रखते हुए जो लोग हुकूमत करें, सारी सियासी जमातों का ये हाल है। तो फिर हल कौन निकालेगा? एक होती है सियासी जमात, वो एक अलग चेहरा जो अपोजिशन में होता है, उसी सियासी जमात का दूसरा चेहरा आपको हुकूमत में नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और मेरी समझ से बाहर है कि कोई बंदा जी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये सारे भुगत के आ चुके हुए हैं एक दूसरे को, और उसके बावजूद भी आप खान साहब ने एक नया पंडोरा बक्स खोला हुआ है कि मैं इलेक्शन कराएं इलेक्शन। अगर फर्ज कर लें 1 सेकंड के लिए सोच लीजिए कि रिजल्ट उनकी फेवर के नहीं आते, तो ये फिर क्या इसी तरह ही सड़कों पे होंगे, धरने होंगे, एहतजाज होगा, स्टेबिलिटी तो फिर भी नहीं आएगी। और ये मुल्क इस वक्त किसी भी छोटे से क्लैप्स के बाद आप देखिएगा यहां पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी है। क्योंकि आप देख लें जो मईशत के हालात हैं, उसके जो इम्पैक्ट है पब्लिक के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, वो तो बहुत ही खौफनाक है। तो वो आप सही कह रहे हैं। और ऊपर से आज वो मैं देख रही थी, डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि कोई गैर मुल्की एजेंसी जो है वो किसी पेशी पे, किसी अदालत की पेशी पे खान साहब को कत्ल कराना चाहती है। ये वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दलाइल दे रहे थे, कह रहे थे कि हमारे पास ठोस शवाहिद हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस तो ये जो अभी हमने बात की ना हल की, ये बाकी मेहमानों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वे फॉरवर्ड है क्या और होना क्या चाहिए। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अतर काज़मी साहब, आपसे भी यही सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं मोहसिन बेग साहब से पूछना चाह रही थी कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है। ये बात दुरुस्त है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, जो भी हारने वाली जमात होगी उसने रिजल्ट्स तस्लीम तो करने नहीं है। धांधली का शोर तो हमेशा से पाकिस्तान की जो इंतखाबी तारीख रही है उसमें मचाया ही जाता है। खान साहब की जमात जीत जाती है तो ऑब्वियसली PDM की जमातें सड़कों पर आएंगी, उनमें से कोई जीत जाता है तो फिर खान साहब की अपोजिशन हो रही होगी। सो आपको क्या लगता है कि इन्होंने रिजल्ट के लिए, इंतखाबात के लिए, नताइज तस्लीम करने के लिए कहीं पर कोई मैकेनिज्म तो बनाया नहीं है? सो आगे क्या होगा? देखिए, ये सब कुछ किसने करना है? सारे सियासतदानों ने मिलकर ही करना है। EVM की बात हुई थी, भारत के अंदर EVM इस्तेमाल। वे फॉरवर्ड तो सियासतदानों ने आपको देनी है ना, लीडरान ने आपको देनी है।
आपने ईवीएम का यहाँ पे जिक्र हुआ था पहले पिछली पार्लियामान के अंदर, उसके हवाले से कानून साजी भी हुई थी। भारत में ईवीएम यूज होती है, पाकिस्तान में नहीं होती। हो सकता है उसमें कोई मसला हो। देखिए, हर कोई अपने मफादात को सामने रख के चीजों को देखता है, तो वे फॉरवर्ड तब ही निकलेगी जब हम मुल्क को सामने रख के चलेंगे, मुल्क के लिए फैसले करेंगे, मुल्क को जो है ना के अपनी सियासी जमात या अपनी हुकूमत या अपने खानदान को सामने रखेंगे। और ये जो चीजें हैं ये हुक्मरान तबके के हाथ में है। क्या वहां पे आपको इस किस्म की कोई चीज नजर आ रही है? मुझे तो इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आती। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि अगर इंतखाबात हो भी गए तो उसके बाद भी जो है पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। पर ये इसी तरह का तसलसल है जो गुज़िश्ता 70 साल से चल रहा है, पर वे फॉरवर्ड हमें सियासतदानों ने देनी है। लेकिन एक इस वक्त हमारे पास इमरानी मुआहिदा मौजूद है, उसको ऊपर अमल दरामद भी बड़ा लाजमी है, जो हमारा आइन है। अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो अभी जो हम एक तरह से देख रहे हैं कि मुफलसी है, गुर्बत है, दीगर मसाइल हैं, वो चले जाएंगे अनारकी की तरफ। फिर यहाँ पे ना रियासत चल सकेगी, ना निजाम हुकूमत चल सकेगा, तो फिर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो कम से कम जो आइन है बड़ी अच्छी बात आपने की है। आपने कहा हमारे पास आइन पाकिस्तान है, और मैं ये हमेशा अक्सर जब भी आइन की कोई बात करता है मैं कहती हूँ कि आइन के अंदर भी वो पिक एंड चूज है ना। एक जमात कहेगी कि आइन में ये है, दूसरी जमात कहेगी आइन में ये है। अगर हम देखें जो आइन का पहला चैप्टर, मैं मिसाल दे के बात करती हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, किसी ने मुझे बता दें हुकूमत में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसको फोकस किया हो, अवाम की वेलफेयर, अवाम की बुनियादी हकूक को फोकस किया हो, नहीं नजर आता। साबिर साहब, आपकी नज़र में क्या वे फॉरवर्ड है? और अगेन बात वही है कि रिजल्ट्स आएंगे इंतखाबात के बाद तो फिर नया एक तमाशा लगेगा इस मुल्क के अंदर हारने वाली जमातों की तरफ से। देखिए, पहली बात सादिया ये है कि आईन पाकिस्तान 1973 का दस्तूर और इत्तेफाक की बात है और खुशकिस्मती की भी बात है कि इस वक्त 50 साल मुकम्मल हो गए हैं और 50 साल हम निस्फ सदी हो गई है इस कॉन्स्टिट्यूशन को। इससे पहले हम दो आइन, एक आइन जो बनाया गया था उसको हम रद्दी की टोकरी में, एक डिक्टेटर ने फारिग किया, दूसरे आइन को डिक्टेटर ने बनाया और दूसरे डिक्टेटर ने फारिग किया। और ये खुशकिस्मती है कि 73 का आइन हमारे पास मौजूद है। इसलिए जितनी भी पोलराइजेशन है या तकसीम हो, सारी आइन के अंदर हर मसले का हल आइन के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट, अदलिया मौजूद है, अदलिया तशरीह करती है, किसी को सूट करता है मामला, किसी को नहीं करता, लेकिन ये सारी चीजें चलती हैं। डेमोक्रेसी में यही होता है, डिफरेंस ओपिनियन होती हैं। दस्तूर को अगर हम फॉलो करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मौसम बेग साहब जो बार बार आप पूछ रही थी कि कौन सी सियासी जमात है, वो कहते हैं कि किसी सियासी जमात के पास कोई हल नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन है ना साबर, आई डोंट नो किस तरफ बात लेके जा रहा है। वो ना हल पहले थे ना अब हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त को सपोर्ट करना होता है, चीज़ों को जो है ओवरऑल जो सिचुएशन होती है गवर्नमेंट की, उसमें अगर वो मदद मांगे तो देनी है। वो खुद अगर हुकूमत में आ जाए, पहले भी आ चुके हुए, उसका रिजल्ट भी सबने देख लिया हुआ है। एंड ऑफ द डे आपने पॉलिटिशियन और सिविलियंस के हाथ में हुकूमत देनी होती है और वही इस मुल्क का जो है वो निज़ाम चला सकते हैं। मसला ये आ रहा है कि जैसे आइन की बात दोनों दोस्तों ने की, आया आइन पे अमल हो रहा है? आइन को कोई ये लोग मानते हैं? ये पॉलिटिशियन और अदलिया आइन की रोज एक नई तशरीह कर देती है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको रीरिटन करना पड़ेगा। ये सारा दस्तूर, ये सारा निजाम आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये चल नहीं रहा, ये आइन पे कोई अमल नहीं कर रहा। आइन को तो मानता ही कोई नहीं है। आइन को कौन मानता है? अपनी तशरीह लेके बैठ जाते हैं और अपनी मर्जी का उसमें से मफहूम निकाल लेते हैं। जिसको सूट करता वो कहता है आइन की बात करो, जिसको नहीं सूट करता वो कहता है नहीं। तो मकसद ये है कि मिल बैठ के इस मुल्क का, ये बहुत बड़ा मुल्क है, और अगर आप आज भी इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और एक सिमत में लेके चलें इसको, तो वापसी मुमकिन है। लेकिन जिस तरीके से आप इसको लेके जा रहे हैं, ये डिजास्टर होगा। आगे जब भी इलेक्शन होते हैं उसके नतीजे में जो जमात आती है, हुकूमत बनाती है, वो तो करने ही नहीं लगी है। इसका मतलब वही है कि आप कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स, फिर इदारे भी शामिल हों और सब बैठें, सारी सियासी जमातें बैठें। ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल बैठना चाहिए। अदरवाइज कोई ये समझे गवर्नमेंट में आ जाएगा और चला लेगा और दूसरे को मार देगा। खान साहब कोशिश करके देख चुके हैं अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, तो मरता कोई नहीं है। मकसद ये है कि मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए, आवाम की फलाह बहबूद होनी चाहिए। और अगर उस पर कोई नहीं सोचेगा तो फिर आवाम इनको खुद ही पूछ लेगी। जो इनको वोट देते हैं वो इनके दरवाजे पे भी आ सकते हैं।
हाँ, ये सही बात है कि जो वोट देते हैं फिर सियासतदानों को, वो इनके दरवाजे पे भी आ सकते हैं। अगर आवाम का जिस तरीके से अभी जीना मुहाल किया हुआ है, सारी ही हुकूमतों की तरफ से हम देखते हैं कि किसी ना किसी जो अजाब से गुजरती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आवाम गुजरती है, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो, चाहे वो लोड शेडिंग का हो, पेट्रोल महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है। अल्लाह रहम करे। मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम क्लोज करना है, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, अतर काज़मी साहब, साबिर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।